सड़क पर मॉडल का धरना। बताइए मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ? सोसाइटी में लोगों का हंगामा। मैंने आने का मना कहाँ किया? ये लड़की घर से आई थी, मेरे हाथ में लगी है, मेरे हाथ। मुंबई का मिडनाइट ड्रामा। मुंबई में आधी रात को हुआ एक बहुत बड़ा ड्रामा। एक मॉडल सड़क पर धरने पर बैठी थी और उसके खिलाफ सोसाइटी के कुछ लोग हंगामा कर रहे थे। मॉडल का कहना था कि पुलिस ने उसे जबरदस्ती घर से निकाल दिया है। वहीं सोसाइटी के कुछ लोग सुना रहे थे एक दूसरी ही कहानी। देखिए मॉडल, मिडनाइट और ड्रामे की ये सनसनीखेज कहानी। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? ये रिकॉर्ड गंदी है। रिकॉर्ड दिखाई ना आप। लो व्हाट्सएप की डिटेल लो, व्हाट्सएप की डिटेल लो। सर आप सोसाइटी वालों की बात सुनिए। लो व्हाट्सएप की डिटेल। तू झूठ मत बोलना, मैं मारूंगी तुझे। ये धमकी देखिए, धमकी सीधे सीधे धमकी। यही लड़की थी जिसकी वजह से आपने नाटक किया मेरे साथ। यही लड़की थी, इसी लड़की की वजह से ये घर में आके ना जादू टोना करके जाती थी। मुंबई की एक सोसाइटी में आधी रात को हो रहा है हंगामा। सोसाइटी के कुछ लोग मॉडल पर संगीन आरोप लगा रहे हैं और उन आरोपों का अपने ही अंदाज में जवाब दे रही है ये मॉडल। लड़के का आपका जो भी हो अलग मैटर है। आप सीनियर सिटीजन को कैसे परेशान, उनके घर में आप जबरदस्ती रह रही हो, घुस रही हो। झूठ मत बोलना, मैं मारूंगी तुझे। ये धमकी देखिए, धमकी सीधे सीधे धमकी। यही लड़की थी जिसकी वजह से नाटक किया मेरे साथ। तस्वीरें वर्सोवा इलाके के गीतांजलि सोसाइटी की हैं, कहाँ छोड़ के जाऊँ? जहां रहने वाले इन लोगों का कहना है कि इस मॉडल ने एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर कब्जा कर लिया है और जब दंपत्ति की शिकायत पर पुलिस ने मॉडल को घर से बाहर निकाला तो ये ड्रामा करने लगी। अच्छी बात है, आपके लड़के का केस अलग है। लड़के का आपका जो भी हो अलग मैटर है। आप सीनियर सिटीजन को कैसे परेशान, उनके घर में आप जबरदस्ती रह रही हो, घुस रही हो। झूठ मत बोलना, मैं मारूंगी तुझे। ये धमकी देखिए, धमकी सीधे सीधे धमकी। यही लड़की थी जिसकी वजह से नाटक किया मेरे साथ। लोगों के मुताबिक पुलिस की दखलंदाजी पर मॉडल का पारा इतना गर्म हो गया कि उसने घर के सारे शीशे तोड़ डाले और सड़क पर ड्रामा करने लगी। लेकिन लोगों के इन आरोपों को मॉडल सिरे से खारिज कर रही थी। जब मैं रह रही हूँ तो आप लोग खुलवाइए ना। सीधी सी बात है, आपके लड़के का केस अलग है। लड़के का आपका जो भी हो अलग मैटर है। आप सीनियर सिटीजन को कैसे परेशान, उनके घर में आप जबरदस्ती रह रही हो, घुस रही हो। वो बेचारे आज 10 बार आए थे, वो यहाँ कभी नहीं रहते थे। सोसाइटी अंकल आंटी के दिल्ली साथ में रहते थे। बाहर रहकर के प्रॉब्लम का पता चला ना कि बाहर कैसे फेस करते हैं। वो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में नहीं रहते, उन्होंने घर यहाँ खरीदा सर। हुई है बट घर तो उनका है ना, ये तो आप कहती है। मैंने आने का मना कहाँ किया? मॉडल के मुताबिक जिस फ्लैट से पुलिस ने इसे जबरन निकाला है वहां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। इसका बॉयफ्रेंड एक अभिनेता है और दोनों पिछले 6 महीने से उस फ्लैट में साथ साथ रह रहे थे। मॉडल की माने तो इसके बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन जब बात शादी की आई तो वो साफ मुकर गया और फिर इसने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ पुलिस में बलात्कार और शारीरिक शोषण का मामला दर्ज करवा दिया। He said नहीं घर चलते हैं। घर गए तो ही हैव डन फोर्सफुली, बट मैंने इनको मना कर दिया कि फिजिकली टर्म्स नहीं रहेंगे जब तक शादी नहीं होती है। पहले दिन तो नहीं हुआ लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद से रोज ही था और मैं परेशान हो गई थी। जब मैंने शादी के लिए बोला तो शादी के लिए इन्होंने मना कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मॉडल के मुताबिक अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ इसने जैसे ही बलात्कार और शारीरिक शोषण का मामला दर्ज करवाया, पकड़े जाने के डर से वो फरार हो गया। बॉयफ्रेंड के भागने के बाद ये उसके घर पर अकेले ही रह रही थी। मॉडल की माने तो कल जब ये किसी काम से घर से बाहर निकली थी तभी इसके दगाबाज बॉयफ्रेंड के माँ बाप पुलिस के साथ घर में घुस आए और फिर उन लोगों ने इसे घर में घुसने से रोक दिया। आज वो 3 महीने से गायब है, मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है, किस हाल में है, कोई मतलब नहीं है किसी को। मैं यहाँ पे रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती हूँ। 2 लेडी कांस्टेबल थी, एक जेंट्स था, उसने मेरे गले से वो सामान ऐसे कुछ खींचा, मैं ये पकड़ी हुई थी ऐसे खींचा। 2 लेडी कांस्टेबल थी, वो पकड़ के लेके आई मुझे और धक्का दिया, जमीन पे गिराया। मॉडल के मुताबिक जिस घर से इसे जबरन निकाला गया है
वो वहां पिछले 6 महीने से रह रही थी। लेकिन इसके बॉयफ्रेंड के मां बाप ने पुलिस की मदद से इसे आधी रात को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मॉडल के मुताबिक आधी रात को घर से यूं निकाले जाने के बाद ये थाने जाकर शिकायत करना चाहती थी, लेकिन पुलिस वालों ने सोसाइटी के गेट पर ताला लगा दिया और इसे जाने से रोक दिया। ऐसे में जब इसे कुछ नहीं सूझा तो ये सोसाइटी के गेट पर ही धरना देकर बैठ गई। 3 महीने से मुझे तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मुझे इतना हैरेस किया है, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवा के। मैं 3 महीने से कोई वर्क नहीं किया, मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मॉडल के मुताबिक पहले तो धोखे में रखकर इसके बॉयफ्रेंड ने 6 महीने तक इसके साथ बलात्कार किया और फिर उसके मां बाप ने पुलिस की मदद से इस पर कहर बरपाया। मॉडल का आरोप है कि बॉयफ्रेंड के मां बाप के इशारे पर ही पुलिस ने इसके साथ ज्यादती की, इसके बारे में अपशब्द कहे और पीटने तक की धमकी दी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो मैंने कहा मैं निकल जाती हूँ। तो उन्होंने हिंदी में प्रोस्टिट्यूट का जो होता है, इतना गंदा वर्ड मैं बोल भी नहीं सकती, वो बोला। मॉडल के मुताबिक पुलिस वाले न तो इसे घर में घुसने दे रहे थे और न ही सोसाइटी में कहीं और जाने दे रहे थे। मजबूरी में ये गेट पर धरने पर बैठ गई तो सोसाइटी के कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मॉडल के मुताबिक हंगामा करने वाले ये लोग भी उसके बॉयफ्रेंड के मां बाप से मिले हुए थे और इसीलिए वो उनकी तरफदारी कर रहे थे। कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान की कसम खा के बोलो। भगवान की कसम मैं खाता हूँ, आप झूठ बोलते हैं। मैं भगवान की मैं तो कसम ये खा के देख रहा हूँ, बोल रही सबको हूँ। सोसाइटी चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि 6 महीने से मैं रह रही हूँ, धमकी दे रही थी कि मैं मार लूंगी। आधी रात को शुरू हुआ ये ड्रामा तकरीबन 3 बजे तक चलता रहा। मॉडल का आरोप है कि उसके बॉयफ्रेंड के मां बाप के साथ ही सोसाइटी के कुछ लोगों और पुलिस ने भी उसके साथ ज्यादती की। उसे न तो घर में घुसने दिया और न ही कहीं और जाने दिया। आरोपों के बारे में जब मौके पर मौजूद पुलिस वालों से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे तो बिना कोई जवाब दिए पुलिस वाले वहां से खिसक गए। सर क्यों, क्या हुआ सर? अपनी दोनों गाड़ी मैं तो नहीं, आप कैमरा देख के आप चिल्ला के बोल रहे हैं, आप आराम से बात कीजिए सर। नॉर्मली आप पहले चिल्ला के बात कर रहे हैं, आपके चेहरे से दिख रहा है। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं सर। देर रात शुरू हुआ ये ड्रामा तड़के 3 बजे जब किसी तरह शांत हुआ तो मॉडल के खिलाफ खड़े सोसाइटी के लोग सोने के लिए चले गए। पुलिस वाले तो पहले ही मौके से खिसक चुके थे। ऐसे में इंसाफ के लिए ये मॉडल अब देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं मिनिस्टर साहब से मिलूँ यहाँ पे। आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर मोदी, ओनली ही विल हेल्प मी, अदरवाइज ये पुलिस स्टेशन वाले ऐसा ही करते रहेंगे। सनसनी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी 13 सालों तक वो करता रहा कत्ल पर कत्ल। 13 सालों तक वो खेलता रहा मौत का खेल। 13 सालों में उसने खोदी 6 कब्रें। डॉक्टर किलर का रहस्य लोक। ये गांव है 13 सालों से औरतों को अपने जाल में फंसाकर संबंध बनाने वाले और सभी को मौत के घाट उतारने वाले सीरियल किलर डॉक्टर संतोष पॉल का। कभी इसी गांव में संतोष पॉल अपने पुश्तैनी घर पर लोगों का इलाज करता था। इन्हीं गलियों में वो अपना शिकार ढूंढता था। इलाज कराने आई महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था और फिर देता था मौत का इंजेक्शन। डॉक्टर संतोष पॉल ने उसके इसी पुश्तैनी गांव से डॉक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया था। शुरुआती दौर में संतोष पॉल उसके इसी गली के पुश्तैनी घर में रहता था। डॉक्टर के तौर पर काम शुरू करने के बाद उसने पहली हत्या की सुरेखा चिकने नाम के औरत की। यह है डॉक्टर संतोष पॉल का पुश्तैनी घर। कई सालों से यह बंद पड़ा है, लेकिन संतोष पॉल शुरुआती दौर में यहीं पर रहता था।
महाराष्ट्र के सतारा जिले का ये है धोम गांव। डॉक्टर संतोष ने अपना पहला शिकार इसी गांव में बनाया। 2003 में डॉक्टर संतोष के पास इलाज के लिए आई सुरेखा चिकने नाम की महिला। सुरेखा के इलाज के दौरान हुई बातचीत में डॉक्टर संतोष को पता चला कि सुरेखा के पास बहुत सा सोना है। इसी सोने को पाने के लालच में उसने सुरेखा का कत्ल कर दिया और लाश को अपने इसी पुश्तैनी घर के बाहर यहां दबा दिया। सुरेखा चिकने उसके पास इलाज के लिए आती थी और बातचीत के दौरान संतोष पोल को पता चला कि सुरेखा चिकने के पास कई सारा सोना है। सुरेखा चिकने की हत्या करने का तय करने के बाद उसने सुरेखा चिकने की यहीं पर हत्या की और उसका शव घर के ही सामने इस जगह पर दफना दिया। ये जो गड्ढा देख रहे हैं यहीं पर उसने सुरेखा चिकने का शव दफना दिया। इस छोटे से गांव में इस पहली हत्या की किसी को भनक भी नहीं लगी। सबने सोचा सुरेखा चिकने कहीं पे तो चली गई और इस हत्या के बाद डॉक्टर संतोष पोल भी इस गांव से चला गया। सुरेखा को मौत के घाट उतारने के बाद डॉक्टर संतोष गांव छोड़कर कहीं और चला गया और फिर उसे अपना अगला शिकार मिला 2006 में। वनीता गायकवाड़ नाम की महिला से मुलाकात के बाद डॉक्टर संतोष फिर से अपने खूनी मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लग गया। वनीता के पास भी काफी सोना था, जिसके लिए एक बार फिर से डॉक्टर संतोष ने अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम दिया और ले ली वनीता की जान। कत्ल के बाद डॉक्टर संतोष ने वनीता के शव को नदी में बहा दिया। उसने दूसरी हत्या की 2006 में वनीता गायकवाड़ नाम के महिला की और उसने वो शव नदी में फेंक दिया। 2 हत्याओं के बाद भी डॉक्टर पॉल आम लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी जी रहा था। सुरेखा और वनीता की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठ भी नहीं पाया था कि डॉक्टर पॉल को मिल गई उसकी तीसरी शिकार, जगाबाई पॉल। जगाबाई पॉल के पास काफी प्रॉपर्टी थी और डॉक्टर संतोष के पास एक और शिकार। 2010 में डॉक्टर संतोष ने फिर से वही किया जो उसने पहले 2 महिलाओं के साथ किया था। जगाबाई को बेदर्दी से मार दिया। डॉक्टर संतोष ने जगाबाई की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही फार्म हाउस में खोद डाली कब्र। सतारा के धोम गांव से कुछ ही दूरी पर मौजूद है डॉक्टर संतोष का ये फार्म हाउस, जहां वो लोगों को दिखाने के लिए मुर्गियों को पालता था तो कभी इसे फार्म हाउस की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन असल में इस जगह का इस्तेमाल वो करता था लाशों को ठिकाने लगाने के लिए। धोम गांव से कुछ ही दूरी पर है डॉक्टर संतोष पोल का कुछ एकड़ में फैला ये खेत। संतोष पोल ने पहले इस खेत में मुर्गियों की ये पोल्ट्री बनाई और उसके बाद इस खेत का इस्तेमाल वो फार्म हाउस के तौर पर भी करता था, लेकिन ये सब हुआ दिखाने के लिए। असल में डॉक्टर संतोष पोल इस खेत का इस्तेमाल करता था हत्याएं करने के बाद शव दफनाने के लिए। 2010 में उसने हत्या की एक महिला की, जगाबाई पोल नाम के महिला की, और उसका शव उसने इस खेत में दफन कर दिया। कई एकड़ में बने इस फार्म हाउस में डॉक्टर संतोष ने एक के बाद एक 4 कब्रें खोदी। पहली थी जगाबाई पॉल की और उसके बाद जो कब्र वहां खोदी गई वो थी नथमल भंडारी नाम के व्यापारी की। नथमल भंडारी एक जोहरी था और डॉक्टर संतोष से नथमल भंडारी की मुलाकात लेन देन के सिलसिले में हुई थी। डॉक्टर संतोष के सलमा शेख नाम की महिला से संबंध थे और इसी मुलाकातों के बीच नथमल भंडारी के भी संबंध सलमा शेख से हो गए। दोनों के संबंधों की खबर जब डॉक्टर संतोष को लगी तो उसने दिसंबर 2015 में अपने इसी फार्म हाउस पर पहले तो नथमल की हत्या की और जनवरी 2016 में सलमा शेख को भी मौत की नींद सुला दिया और फिर अपने फार्म हाउस पर ही दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दिया। दिसंबर 2015 में हत्या की नथमल भंडारी नाम के व्यक्ति की, उसका शव भी उसने यहीं पर दफन कर दिया। उसके बाद जनवरी 2016 में उसने हत्या की सलमा शेख नाम के महिला की, उसका शव भी उसने यहीं पर दफन कर दिया।
बीते 13 सालों में डॉक्टर संतोष 5 लोगों को मौत की नींद सुला चुका था। किसी को डॉक्टर संतोष पर शक नहीं हुआ और सभी की गुमशुदगी एक रहस्य बनकर ही रह गई। 13 सालों से बिना किसी डर और खौफ के डॉक्टर संतोष अपने नापाक इरादों को अंजाम देता रहा और आम लोगों की तरह जिंदगी बिताता रहा। लेकिन मंगला जैथे नाम की महिला के कत्ल के बाद डॉक्टर संतोष पुलिस के चंगुल में फंस ही गया। सलमा शेख के कत्ल के महज 5 महीने के अंदर ही डॉक्टर संतोष ने मंगला नाम की महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाया और जब दोनों के बीच अनबन होने लगी तो मंगला ने डॉक्टर संतोष को छोड़कर पुणे जाने का फैसला कर लिया। लेकिन पुणे के रास्ते से ही डॉक्टर संतोष ने मंगला को उठा लिया और उसका कत्ल करके अपने इसी फार्म हाउस में दफन कर दिया। आखिरी हत्या उसने की मंगला जेधे नाम की महिला की और उसका शव भी उसने यहीं पर दफन कर दिया। इसके बाद डॉक्टर पोल ने 7वां गड्ढा भी यहाँ पर बनाया था, उसके यहाँ पर नर्स के तौर पर काम करने वाली ज्योति मांढरे के लिए, लेकिन उसकी 7वीं हत्या अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। मंगला के कत्ल की तहकीकात में जुटी पुलिस मंगला के फोन कॉल डिटेल्स के आधार पर डॉक्टर संतोष तक जा पहुंची और फिर उस पर पुलिस का शिकंजा कसता चला गया। मंगला की हत्या का जुर्म तो डॉक्टर संतोष ने कबूल किया ही, साथ ही उसने बाकी के 6 कत्लों की कहानी जो पुलिस को बताई उसने सभी को हैरान कर दिया। 13 सालों तक वो महिलाओं का कत्ल करता रहा, कभी पैसों के लिए तो कभी अपनी अय्याशियों के लिए। सनसनी के लिए सतारा से मंदार गुंजारी की रिपोर्ट। दिल्ली में एक बच्चे के अपहरण के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच शुरू हो गया था शह और मात का खेल। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस जितनी मशक्कत से जाल बिछाती थी, बदमाश उतनी ही आसानी से उस जाल से बच निकलते थे। तो क्या पुलिस उन बदमाशों तक पहुंच पाई? क्या पुलिस उन बदमाशों के चंगुल से बच्चे को बचा पाई? जानना चाहते हैं आप? तो देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन बदमाशों ने रची थी एक साजिश, एक ऐसी खौफनाक साजिश जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। टेलीविजन पर आने वाले क्राइम शो को देखकर बना लिया किडनैपिंग का प्लान। पहले तो दिल्ली के नरेला इलाके से 6 अगस्त को एक 11 साल के बच्चे का किडनैप कर लिया और फिर घर वालों से फिरौती की रकम भी ले ली। पुलिस ने उन्हें 2 बार पकड़ने की कोशिश की और दोनों ही बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे ये अपराधी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है और ऐसा ही हुआ इन अपराधियों के साथ। पुलिस अपराध की एक एक कड़ी को जोड़ते हुए इन तक जा पहुंची और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अगस्त को शाम को करीब 7:45 बजे नरेला थाने के एरिया से एक बच्चे की किडनैपिंग हुई थी। करीब 11 साल का बच्चा था। घटना के अंदर शुरू में हमने हर प्रकार से इसमें जांच करने की कोशिश की और हर तरीके से सब लोगों के ऊपर शक रखते हुए हमने काफ़ी एंगल से इस पे वर्क किया। इसके अंदर हमारी टीम्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। लगातार करीब 6 दिन तक हमारी 8 टीम्स ने काम किया है और जगह जगह जाके इंटेलिजेंस कलेक्ट की है, जिसकी वजह से ये केस वर्कआउट हुआ है। पुलिस के मुताबिक अपहरण की इस कहानी में 9 लोग शामिल थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने अभी तक 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड पवन नाम का शख्स है जो मेडिकल का एक्सपर्ट था। इस घटना में उसकी पत्नी और बहन भी शामिल थे। बच्चे को किडनैप करने के बाद वो बच्चे को बार बार बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे हमेशा नींद में रखते थे ताकि बच्चा शोर न मचा पाए। मास्टरमाइंड जो है अभी उसको हमने पकड़ना बाकी है। उसका थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड भी है, इसलिए जैसे ही बच्चे को उन्होंने किडनैप किया था तभी साथ ही उस बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया था चलती हुई गाड़ी के अंदर ही, और बेहोशी का इंजेक्शन। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों के ऊपर काफी उधार हो चुका था। पैसे चुकाने के लिए इन्होंने टीवी पर आने वाले क्राइम शो को देखकर किसी बच्चे को किडनैप करके पैसे कमाने का प्लान बनाया था।
इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया था। इस चक्कर में इन्होंने ये 5-6 महीने से ये प्लानिंग कर रहे थे कि इन्होंने किसी बच्चे की किडनैपिंग करनी है और उसके बाद उससे पैसे ऐंठ के अपने कर्जे उतारेंगे ये लोग। ये क्राइम रिलेटेड सीरियल्स होते हैं, उनको देख के इन्होंने काफ़ी जानकारी हासिल की थी कि किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और जैसे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे प्रोग्राम्स इन्होंने देखे थे, उसके अंदर इनको काफ़ी आइडिया मिल गया था कि किस तरीके से पुलिस को डॉज करना है। बच्चे के अपहरण के 6 दिन बाद बदमाशों ने फिरौती की रकम मिलने के बाद इस मासूम बच्चे को छोड़ दिया था। पुलिस के हाथ तब तक खाली थे, लेकिन बच्चे के सकुशल मिलने के बाद पुलिस ने अब 5 अपहरणकर्ताओं को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं तक पहुंची कैसे, इसका खुलासा पुलिस अभी नहीं कर रही है। पुलिस का मानना है कि ऐसा करने से फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने में मुश्किल होगी। फिलहाल पुलिस के सामने अभी भी फरार चल रहे अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की चुनौती है। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। सनसनी। दिल्ली में चाइनीज मांझे पर बैन है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में धड़ल्ले से बिक रहा है मौत का मांझा। देखिए एबीपी न्यूज की ये पड़ताल। मौत के मांझे ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई लोगों की जिंदगी छीन ली है। इसकी खरीद फरोख्त पर रोक लग चुकी है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में बिक रहा है मौत का यह मांझा। कौन है मौत के मांझे के ये सौदागर? इस बात की पड़ताल के लिए पहचान छुपाकर एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची पूर्वी दिल्ली के चांद मोहल्ला मार्केट में। हमें जानकारी मिली थी कि बैन के बाद भी यहां चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। हमारी टीम एक दुकान पर पहुंची और जब हमने चाइनीज मांझे की मांग की तो महिला ने कहा उसकी दुकान में यह मांझा नहीं है, लेकिन बातों ही बातों में उसने इतना जरूर साफ कर दिया कि कल तक मांझा बिक रहा था। परसों तो मिल रहा था। हाँ जी, सारे खत्म हो गए। आगे मिलेगा कहीं पर? पता नहीं। हाँ जी, पता नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। परसों तो लेकर गए, मैं 4 लाख रुपए यहीं से बताया था। हाँ जी, इस महिला के इस खुलासे के बाद हमारी टीम दूसरी दुकान पर पहुंची। यहां भी इस दुकानदार ने हमसे कहा कि मांझा नहीं है, लेकिन हमें पता चला था कि दिल्ली में चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची दिल्ली के मंडावली इलाके में। यहां एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा ने अपनी पहचान छुपाकर इस दुकानदार को चाइनीज मांझा देने के लिए कहा, और ये देखिए, इसने बिना वक्त गवाए हमें हीरो नाम का ये मांझा पकड़ा दिया, जिसकी कीमत थी 350 रुपए। तो हीरो को कौन दे दीजिए? कितने दिन तारीख से आया? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हीरो का है नहीं है ना? यहाँ इधर देखोगा यार, एक आदमी बाकी तो बन जाता। कितने का भैया? ये कौन सा? और भी इसके अलावा कोई नहीं भैया, यही बचा है। दिल्ली में मौत के मांझे पर लगे बैन का सच हमारे सामने था, लेकिन हम इसकी तह तक जाना चाहते थे। और जब इस दुकानदार से हमने पूछा कि इसके अलावा और कोई चाइनीज मांझा है, तो इसने मना कर दिया। हालांकि इसने ये जरूर कहा कि बैन का चक्कर चल रहा है और ये मांझा खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इस मांझे को बेच रहा है। इसका कहना है कि लोग ये ही मांगते हैं। क्या हो गया? कुछ बैन का चक्कर चल रहा है ना, वो है तो मंगाएंगे, करेंगे क्या, हम अपने गले में फांसी लगाएंगे। किसी का नुकसान हो, 2 पैसों के चक्कर में पैसे कमाने के लिए और चीज नहीं है। जब हमने इससे कैमरे पर बात की और ये कहा कि चाइनीज मांझे पर बैन है, इसके बाद भी इसे बेच रहे हो,
तो इसने क्या कहा अब आप ये भी सुन लीजिए। बताया भी था आपको? हम बताया था, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके बावजूद आप बेच रहे हैं, लास्ट था, फिर भी लोग मर रहे हैं, इससे तो पता है ना आपको। पता है, मगर अब इसके बारे में इतनी नॉलेज, तो बैन के बारे में नॉलेज नहीं है। ये मालूम है कि कौन बच्चे लाया, मेरे सामने की बात है। इधर देखिए ना, सुनिए, मेरे सामने की बात है। हाँ नहीं, सामने हो तो अभी खरीद के गया हूँ आपसे, आपने बेचा ना मुझे अभी। यानी कि अगर कोई बच्चा भी मांगने आएगा, उसके बावजूद भी आप दे देंगे उसको। सही है, गलत है ना ये? गलत है। फिर मुझे ये बताइए कि क्यों ये मांझा सबसे ज्यादा बिक रहा है, वजह क्या है? भाई सस्ता है, और क्या है, सस्ता है। मगर इसके नहीं है, जो प्लास्टिक नहीं है, जो ये वाला बैन, इससे नुकसान नहीं है। नुकसान जो प्लास्टिक की लच्छी आ रही है ना, ये तो टूट रहा है ना। ये भी तो चाइनीज ही है ना? नहीं, चाइनीज नहीं है, है इंडियन, लेकिन ये टूट रहा है ना, टूट रहा है ना, टूट रहा है ना। नुकसान उससे है जो प्लास्टिक की लच्छी है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची पुरानी दिल्ली के लाल कुआं इलाके में। यहाँ पर हमने जिस भी दुकानदार से बात की, उनका साफ कहना था कि मांझे पर बैन लग गया है। हालांकि कल तक चाइनीज मांझा यहाँ बेचा जा रहा था। मोनो का वो दे दीजिए, हीरो का भी नहीं है। मोनो का वो दे दीजिए, मोनो का, हीरो का भी नहीं है। बंद हो गया भाई साहब, ये वाला अच्छा बंद हो गया। आज रात को बैन लगा, न्यूज़पेपर में आ गई, कल तो उड़ रहा था। हाँ तो कल तक की थी, पर तक की थी, खत्म हो गया क्या? सबसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। क्या चीज़? मोनो, मोनो भाई साहब 5 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना। मोनो, हीरो, फाइटर सब बंद हो गया। सब लाइनों कैसे होता है। एक दुकानदार ने हमें बताया कि सस्ता और मजबूत होने की वजह से लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और यही वजह है कि दुकानदार इसे बेच रहे हैं। चाइनीज में मांझा ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं, वो प्लास्टिक का होता है, मजबूत ज़्यादा उसमें। तो आज भरा मजबूत चाहता है, मेरी पतंग नहीं कटे, मजबूत डोर रहे, इस मकसद से आदमी प्लास्टिक मांगते हैं। लेकिन काफ़ी नुकसानदेह है ये मांझा। नुकसानदेह तो बिल्कुल है। पतंग उड़ाने के लिए तो जब अपने बरेली का मांझा आता है कॉटन का, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, पतंग उस पर उड़ जाती है। लेकिन लोगों की चॉइस से मजबूती चाहिए ऐसे ज़्यादा, इसके लिए लोग पसंद करते हैं इसको मजबूती के हिसाब से। बाकी वैसे नुकसानदायक है। पड़ताल के दौरान हमें यह भी पता चला कि चाइनीज मांझा चाइना से ही आ रहा है, और अब इंडिया में भी इसे बनाया जा रहा है। चाइनीज मांझे पर सरकार के बैन के बाद पुरानी दिल्ली के लाल कुआं इलाके में चाइनीज मांझा कहीं भी नहीं मिल रहा है। हालांकि 3-4 दिन पहले ये मांझा धड़ल्ले से बिक रहा था। दुकानदारों की माने तो सस्ता और मजबूत होने के कारण लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन ये मांझा कितना खतरनाक साबित हुआ, ये आपने भी देखा। कैमरामैन आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।